हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक पर्टिकुलर एरिया पर ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक टू फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स। तो स्फेरिकल शेल्स अगर हैं, है ना, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल हैं एक से ज्यादा, तो उनकी सरफेस पर किस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको हम बड़े आराम से ट्रिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स पर कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। तो आओ फटाफट से देखें कि क्या ट्रिक है और कैसे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उनको हम कैसे बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एग्जाम में गेन कर सकते हैं। तो जो ट्रिक हमसे कह रही है वो ये कह रही है कि अगर कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ले रहा हूं, है ना, हैविंग अ रेडियस ऑफ r, 2r एंड लेट अस से 3r। तो लेट अस इमेजिन दे आर हैविंग अ रेडियस ऑफ r and let us imagine this is like 2r and this is like 3r, ठीक है। और अब इनको कुछ नाम दे देते हैं a, b और c, और इनको कुछ चार्जेस दे दिए हमने। तो a को कुछ चार्ज दे रखा है, b को कुछ दे रखा है, c को कुछ दे रखा है, और हमें बताना है कि इनकी जो सरफेसेस होंगी उन पर क्या चार्ज होगा। तो लेट अस से a को हमने चार्ज दे दिया है प्लस का q, b को हमने चार्ज दे दिया है प्लस का 2q, और c को लेट अस इमेजिन हमने चार्ज दे दिया है माइनस का q। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ए की जो इनर और आउटर सरफेस होगी, बी की जो इनर आउटर सरफेस होगी, सी की जो इनर आउटर सरफेस होगी, उस पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बता दीजिए, ठीक है। तो आओ जरा देखें ट्रिक किस तरह से काम करती है और कैसे हम फटाफट डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं। तो पहली बात समझना, अगर जो इनर मोस्ट सबसे छोटे वाले रेडियस वाला शेल है, अगर उसके अंदर के स्पेस में कोई चार्ज नहीं रखा है, जैसे इस एग्जांपल में कोई चार्ज नहीं रखा है, तो ए की इनर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ए की जो इनर सरफेस है, ये वाली जो इनर सरफेस है, उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ए की आउटर सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, जो ए को दिया हुआ था आपने, वो कितना, प्लस क्यू। हेंस ए की आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज स्प्रेड हो जाएगा यूनिफॉर्मली। हेंस ए की केवल आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज इस प्रकार से यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, चूंकि ये कंडक्टिंग है, हेंस अगर मैं बी के अंदर से गॉसियन सरफेस पास करा दूं तो नेट चार्ज एनक्लोज 0 होना चाहिए, जो हम अच्छे से जानते हैं। हेंस आमने सामने क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के पेयर बनते हैं कंडक्टर्स में, राइट, चाहे पैरेलल प्लेट्स का केस हो चाहे स्फेरिकल शेल्स का केस हो। हेंस बी की जो इनर सरफेस है, उस बी की इनर सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू, राइट, और वो इस तरह से इनर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऐसे ऐसे ऐसे। बी को टोटल चार्ज कितना दिया था आपने, प्लस का 2q, इनर सरफेस पर कितना चार्ज आ गया, माइनस क्यू। हेंस बी की आउटर सरफेस पर कितना चार्ज जाएगा, बी की आउटर सरफेस पर चार्ज जाएगा प्लस का 3q, सो दैट प्लस 3q माइनस क्यू मिलके प्लस का 2q हो जाए, और वो भी इस प्रकार से यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाएगा बी की आउटर सरफेस पर, ठीक। सेम लॉजिक से सी की जो इनर सरफेस है, वो सी की इनर सरफेस पर कितना चार्ज आएगा बताओ, माइनस 3q। वेरी गुड। तो सी की इनर सरफेस पर जो चार्ज आएगा वो होगा माइनस 3q, जो कि अगेन यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि प्लस 3q माइनस 3q का पेयर बनेगा, और सी को आपने टोटल चार्ज कितना दे रखा था, माइनस q। हेंस प्लस 2q चार्ज सी की आउटर सरफेस पर, प्लस 2q चार्ज सी की आउटर सरफेस पर कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हम बात को समझ पा रहे हैं, सही है। तो क्या हमने ए की इनर आउटर, बी की इनर आउटर और सी की इनर आउटर सब पर, सब सरफेसेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट ऐसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लिख दिया। क्वेश्चन हमसे कुछ भी पूछे तो हम उसका बहुत आसानी से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं एक दूसरी सिचुएशन ले रहा हूं जिसमें इनर वाले के अंदर में चार्ज है, राइट। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें इनर वाले के अंदर के स्पेस में मैं कोई चार्ज रख देता हूं। तो एक और एग्जांपल यहां देख लेते हैं। तो लेट अस इमेजिन, अब की बार मैं 2 ही कंसेंट्रिक शेल्स दिखा रहा हूं आपको इस प्रकार से। लेट अस से रेडियस r और 2r के, और अंदर वाला जो है उसके सेंटर पर लेट अस इमेजिन कोई चार्ज रखा है प्लस q, इसको अपन ने बोला a और इसको बोला b। लेट अस इमेजिन a को हमने जो चार्ज दिया है वो है प्लस का 2q, एंड लेट अस इमेजिन b को हमने जो चार्ज दिया है वो है माइनस का q। अगेन क्वेश्चन कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, कैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बताइए। तो अगेन इट इज वेरी इजी, उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे, केवल इतना समझ लें क्योंकि चार्ज के अंदर बाहर पेयर बनेंगे। हेंस यहां प्लस q है, तो क्या अब की बार ए की इनर सरफेस पर चार्ज होगा, यहां नहीं था, यहां होगा। हेंस ए की इनर सरफेस पर चार्ज होगा, बता सकते हो कितना होगा, माइनस क्यू, पेयर बनेगा। हेंस ए की इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज होगा, ए की इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इस प्रकार से स्प्रेड आउट होगा। अच्छा, ए को टोटल चार्ज कितना दिया था, प्लस का 2q, इनर सरफेस पर माइनस क्यू, तो आउटर सरफेस पर कितना, 3q, प्लस का 3q। हेंस ए की जो आउटर सरफेस है उस पर प्लस का 3q चार्ज जाएगा,
जो इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो बी की इनर सरफेस पर कितना चार्ज आएगा? बी की इनर सरफेस पर -3q चार्ज आएगा, पेयर बनेंगे, -3q चार्ज आएगा जो कि इस प्रकार से बी की इनर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो बी की आउटर सरफेस पर कितना होगा? बी पर टोटल कितना था? -q, अंदर आ गया -3q, तो +2q आउटर सरफेस पर, ये जो आउटर सरफेस है उस पर +2q चार्ज होगा, सो दैट टोटल चार्ज जितना आपने दिया था उतना ही रहे। समझ रहे हो? ट्रिक का इस्तेमाल करना समझ रहे हो? कैसे फटाफट ट्रिक का इस्तेमाल करके हम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आती है बात? तो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है और बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्फेरिकल शेल्स पर, और अब हैंसफोर्थ आप इस ट्रिक की मदद से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। अच्छा जी, इसमें एक बात और, कभी कभी वो ऐसा भी कर देगा कि किसी को अर्थ कर दिया, किसी शेल को अर्थ कर दिया। जैसे इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं मैं अगर बी को अर्थ कर देता, मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा कहता कि एक स्विच है और उस स्विच के माध्यम से हम इसको अर्थ कर सकते हैं। तो अगर आपने मान लेते हैं स्विच बंद कर दिया और बी को अर्थ कर दिया, मेरी बात ध्यान से समझना, तो बी पर जो आपने चार्ज दिया था +2q, अब उसको भूल जाइए, क्योंकि अगर आप किसी चीज को अर्थ कर देंगे तो चार्ज उस बॉडी से अर्थ में जा सकता है या अर्थ से उस बॉडी में आ सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं मान लेते हैं स्विच को क्लोज कर दूं, तो फिर मैं बी पर एक फ्रेश चार्ज इमेजिन करूंगा q, बी पर एक फ्रेश चार्ज इमेजिन करूंगा q, सच दैट चूंकि बी अर्थ है, हेंस बी पर जो पोटेंशियल बनेगा, किसके कारण? ए बी सी तीनों के कारण बी पर जो पोटेंशियल बनेगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। हेंस अगर आपने कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल में किसी भी एक को या दो को या कितने को भी अर्थ कर दिया, तो जिस बॉडी को आपने अर्थ कर दिया है, क्या उस बॉडी पर पोटेंशियल हो जाएगा 0? ये हुई एक बात। पोटेंशियल सबकी वजह से क्रिएट होता है, हेंस जितने भी चार्जेस हैं सिस्टम में, सबके कारण जो पोटेंशियल बनेगा वो पोटेंशियल बनेगा 0। ये हुई एक बात। दूसरी बात, जिस बॉडी को आपने अर्थ किया है, तो ध्यान रखना है अर्थ से चार्ज आ भी सकता है, अर्थ पर चार्ज जा भी सकता है ना भाई। हेंस जिस भी बॉडी को आपने अर्थ कर दिया है, हम ये मान लेंगे कि अर्थिंग के बाद उस बॉडी पर कोई फ्रेश नया चार्ज आ गया है q, और q को फिर एक वेरिएबल लेते हुए पोटेंशियल उस बॉडी का जिसको अर्थ किया है बराबर 0 से एक इक्वेशन बना के उस q की वैल्यू निकाल लेंगे। राइट, इस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये हमारी ट्रिक का सेकंड वाला पार्ट है। ये भी अगर आप समझ लेते हैं तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और आप इस ट्रिक की मदद से उसका जवाब ना दे पाए। ये बिल्कुल इंपॉसिबल बात हो जाएगी। ठीक है, आइए फटाफट से क्वेश्चंस को देखें कि कैसे क्वेश्चंस में किस तरह से एप्लीकेबल रहेगा। तो मैं सारे वैरायटी के क्वेश्चन लूंगा, आ जाओ मेरे साथ फटाफट से, चलो क्वेश्चन को जरा पढ़ो। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, समझो जरा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q is kept inside a thick spherical shell of inner radius 2r and outer radius 3r। तो एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस है r और उसको किसी दूसरे स्फेरिकल शेल के अंदर रख दिया है। तो ये तो हमारा स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कितना है r, और इसको हमने एक थिक स्फेरिकल शेल जिसका इनर रेडियस है 2r और आउटर रेडियस है 3r के अंदर रख दिया है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली एक थिक शेल हुआ, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं ये कंडक्टिंग रीजन हुआ है ना, तो ये कंडक्टर हुआ पूरा, ऐसा कुछ। ठीक है जी, सो दिस इनर रेडियस बिकम्स 2r एंड द आउटर रेडियस बिकम्स 3r एज पर द क्वेश्चन। नाउ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड चार्ज q। तो इस थिन स्फेरिकल शेल पे चार्ज कितना था? q is kept inside a thick spherical shell of inner radius 2r, outer radius this, total charge 2q। hence इसको इन भाई साहब को बाहर से जो टोटल चार्ज दिया गया था वो कितना दिया गया था? 2q। फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस। आपको कुल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, ईच सरफेस पर क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बस वो लिखना है। देखो फटाफट से आ जाओ, क्या ये जो शेल है क्या इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? हेंस इसकी इनर सरफेस पर क्या चार्ज होगा? 0। बोलो, जो छोटा शेल है r रेडियस का उसकी इनर सरफेस पर क्या चार्ज होगा? 0। तो फिर आउटर सरफेस पर क्या चार्ज होगा? +q। हेंस इसके आउटर सरफेस पर जो चार्ज होगा, ये जो चार्ज होगा, ये चार्ज कितना होगा? +q। एज सिंपल एज दैट, है ना। अच्छा, अब जो हमारा थिक शेल था उसकी इनर सरफेस 2r रेडियस वाली सरफेस पर कितना चार्ज आ जाएगा? इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? -q। कंडक्टिंग है इसलिए पेयर बनेगा आमने सामने, तो -q चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाएगा। आपने टोटल कितना दिया था? 2q, -q अंदर आ गया तो बाहर कितना जाएगा? 3q। हेंस ये जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस पर पॉजिटिव 3q चार्ज ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हम अच्छे से जानते हैं कंडक्टर्स में चार्ज सरफेस पर होता है। हेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 0q -q 3q, 0q -q 3q। राइट आंसर क्या आ गया? राइट आंसर ए आ गया, सिंपल। राइट,
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिर 3 कंसेंट्रिक शेल्स हैं, चार्ज Q, 2Q एंड -Q, 2Q एंड -Q are given to 3 concentric spherical shells ABC, ratio of charge on the inner and outer surface of the shell C। ये जो शेल C है, इसकी इनर और आउटर सरफेस पर जो चार्ज होगा उसका जो रेशो होगा, क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है। तो आ जाओ जरा, बहुत आसान है। क्या ए के अंदर कोई चार्ज नहीं है, ए की इनर सरफेस पर 0, तो ए की इनर सरफेस पर 0, तो ए की आउटर सरफेस पर कितना, +Q, क्योंकि आपने ए को +Q दिया हुआ था, जो कि ऐसे आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बी की इनर सरफेस पर कितना, -Q, बी की इनर सरफेस पर -Q, बी को टोटल कितना था 2Q, तो बी की आउटर सरफेस पर कितना 3Q। तो सी की इनर सरफेस पर कितना, सी की इनर सरफेस पर -3Q, टोटल कितना था -Q, तो आउटर सरफेस पर कितना +2Q, तो सी की आउटर सरफेस पर कितना +2Q। आ रही हो इसमें? क्या ये फटाफट डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं ट्रिक का इस्तेमाल करके? उसने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ शेल सी। शेल सी की इनर सरफेस पर कितना चार्ज है, -3Q, और आउटर सरफेस पर कितना चार्ज है, +2Q। तो जो रेशियो पूछा है, क्या उसका आंसर है -3/2, आंसर डी, -3/2, सिंपल, सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 3 concentric conducting spherical shells carries charge 4Q on the inner shell, -2Q, तो 4Q, -2Q and -5Q are the charges. The charge on the inner surface of the outer shell is, so again 3 concentric conducting spherical shells हैं, 1, 2 and 3, so there are 3 concentric conducting spherical shells, ठीक है, something like this. Now the charges are +4Q to the inner shell, मैं फटाफट चलते जा रहा हूं, hence inner shell पर सारा चार्ज बाहर आ जाएगा +4Q, क्योंकि अंदर में कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा +4Q, यहां आएगा -4Q, आपने B को कितना चार्ज दिया था, -2Q, hence यहां कितना आएगा, +2Q, so that +2Q -4Q बने, hence यहां आएगा -2Q, और आपने कितना दिया था, -5Q, hence आउटर सरफेस पर कितना जाएगा, -3Q। The charge on the inner surface of the outer shell, outer shell की inner surface पर चार्ज कितना, -2Q, आंसर हो गया D, आंसर हो गया D, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन 4, अगला क्वेश्चन देखो, 3 concentric metallic spherical shells of radius R, 2R, 3R are given charges Q1, Q2, Q3. So there are 3 concentric shells which have been given such charges. So 1, 2 and 3 having radius of R1, R2 and R3. And they have been given Q1, Q2, Q3. It has been found that the charge densities on the outer surface of the shells are equal. Charge density on the outer surface of the shells are equal, right? अच्छा जी, तो रेडियस है R, 2R, 3R. So this is R, this is 2R and this is 3R. तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पहले तो चार्ज का। तो आपने सबसे अंदर वाले को कितना चार्ज दे रखा है, Q1, अंदर वाले शेल को, वो सारा का सारा कहां जाएगा, उसके आउटर सरफेस पर। आर यू विद मी? हेंस +Q1 चार्ज इस बेचारे के आउटर सरफेस पर आ जाएगा ऐसे, दिस इज +Q1, एग्रीड, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है इसलिए। अच्छा जी, हेंस यहां कितना चार्ज आ जाएगा, -Q1, जो कि इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसा। और आपने बीच वाले को कितना चार्ज दे रखा था, Q2, हेंस आउटर सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, Q1 + Q2, तो आउटर सरफेस पर कितना चार्ज, Q1 + Q2, एग्रीड, आउटर सरफेस पर कितना, Q1 + Q2। अच्छा जी, हेंस ऐसे ही लास्ट वाले की इनर पर कितना, माइनस का Q1 + Q2, तो फिर आउटर सरफेस पर कितना, Q1 + Q2 + Q3। पहले तो इसको देखो और समझो। अब क्वेश्चन ने जो कहा है वो कर देते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल्स, आउटर सरफेस ऑफ द शेल्स पर चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली इज चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया इज 4πr², r इज द रेडियस, है ना। हेंस सबसे अंदर वाले की आउटर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी देखो कितनी, दैट इज Q1 डिवाइडेड बाय 4πr²। सेकंड वाले की जो आउटर सरफेस है उस पर टोटल चार्ज कितना, Q1 + Q2, तो चार्ज डेंसिटी कितनी, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 4π × 2r², और ऐसे ही Q1 + Q2 + Q3 डिवाइडेड बाय 4π × 3r²।
एग्रीड, जैसा बोला वैसा कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशंस बना लेते हैं, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा, हेंस फर्स्ट इक्वेशन आपको मिलेगा Q1 इज 3Q1, इनफैक्ट 3Q1 इज इक्वल टू Q2, इन दोनों से आपको मिला 3Q1 इज इक्वल टू Q2, एग्रीड, 3Q1 इज इक्वल टू Q2, ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं Q1 प्लस Q2 की वैल्यू विच इज 4Q1 यहां रख दूं, इस जगह पर रख दूं, है ना भाई, तो ये 9 आके इधर मल्टीप्लाई होगा, हेंस 9Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 की वैल्यू रख दी मैंने 4Q1 प्लस Q3, तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई 5Q1, तो 5Q1 इज Q3। नाउ Q1 is to Q2 is to Q3 is 1 is to 3 is to 5, Q1 is to Q2 is to Q3 is 1 is to 3 is to 5, खत्म हो गया, 1 is to 3 is to 5। आ रही बात में, बहुत आसान, एकदम इजी, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 3 conducting concentric spherical shells of radius this have charges q by 3 and -2q, intermediate shell is now grounded, है ना। अब आ गई ग्राउंडिंग की कहानी। आपने ये जो इंटरमीडिएट शेल है, बीच वाला जो शेल है, ऐसा दिखाने का मतलब है टच नहीं कर रहा है, इसको आपने अर्थ कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया ऐसे, ठीक है। तो आपने स्विच को क्लोज कर दिया और इसको कर दिया ग्राउंड। जैसा कि मैंने आपको समझाया, जैसे ही आप ग्राउंड कर दोगे तो बी वाला जो शेल है, बीच वाला जो शेल है जिसको ग्राउंड कर दिया, मान ले जिस पर Q/3 चार्ज था, तो ये Q/3 तो मेरे लिए इररिलेवेंट हो गया। मान लेते हैं कि इस पर कोई चार्ज आ गया है Q, जो मुझे नहीं पता क्या है, स्मॉल q, अननोन, राइट। अच्छा, ए को तो टच नहीं किया किसी ने, तो ए पर तो टोटल चार्ज Q ही रहा, और सी को भी टच नहीं किया तो सी पर भी टोटल चार्ज -2Q रहा, तो सी पर टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहा, ए पर टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहा, केवल बी का चार्ज बदल सकता है, Q/3 पहले था, अब मान लेते हैं Q हो गया है, कौन कहां फ्लो किया अभी देखते हैं। हेंस बी पर चार्ज Q है, और चूंकि बी ग्राउंडेड है, अर्थ है, हेंस क्या इक्वेशन बनेगी, बी का पोटेंशियल ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू 0, सिंपल एज दैट, है ना। बी का पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0। अब मैं यूज करने वाला हूं शेल के, स्फेरिकल शेल के रिजल्ट्स, जिसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। पहले मान लेते हैं कि कोई Q चार्ज का, जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई Q चार्ज का और स्मॉल r रेडियस का अगर कोई स्फेरिकल शेल है ना, अगर कोई स्फेरिकल शेल है, तो इंटरनल पॉइंट के लिए मान लेते हैं कि सेंटर से x डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो फॉर x लेस देन r इंटरनल पॉइंट हुआ एंड x ग्रेटर देन r एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, सही है। तो हम सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल निकालना चाहें, तो फॉर x लेस देन r पोटेंशियल v इज नथिंग बट kq/r, एंड फॉर x ग्रेटर देन r द पोटेंशियल इज kq/x। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको आता है, आपको ये बात समझ में आती है, इसका मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है जी। तो B का पोटेंशियल हम लिख रहे हैं, तो A के कारण, जिस पर चार्ज कैपिटल Q है, A के कारण B पर जो पोटेंशियल बनेगा वो होगा kq डिवाइडेड बाय B का रेडियस विच इज 2r, K कैपिटल Q, तो K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2r, ये क्या है, ये A के कारण B पर पोटेंशियल है। अच्छा, अब B पर जो चार्ज है स्मॉल q, उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको लिखते हैं K इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय 2r, और अब C पर जो चार्ज है कितना -2Q, उसकी वजह से पोटेंशियल लिखते हैं, तो वो होगा K इंटू -2Q डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 3r, एंड ऑल दीज 3 का सम टोटल मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सुलझा लेते हैं, तो k/r और k/r तो सब कैंसिल आउट हो गया। यहां मुझे मिल रहा है कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, इसको उधर ले जाएंगे, तो कैपिटल Q प्लस स्मॉल q बाय 2 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया 2q/3, ठीक है, करेक्ट है। तो ये हो गया 4q/3, हेंस स्मॉल q की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4q/3 माइनस ऑफ q विच इज q/3। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि B पर जो चार्ज आफ्टर अर्थिंग रह जाएगा उसकी वैल्यू है कैपिटल Q/3। अच्छा, और आपने B को जो पहले चार्ज दे रखा था शुरू में वो कितना था, वो भी Q/3 था। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि बता दो हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ, तो अर्थिंग से पहले भी Q/3 था, अर्थिंग के बाद भी Q/3 है, तो कितना चार्ज फ्लो किया, 0, कोई भी चार्ज नहीं फ्लो किया। आंसर आ गया D, कोई चार्ज नहीं फ्लो किया, सही बात है, कोई भी चार्ज नहीं फ्लो किया, आंसर आ गया D, ठीक है, समझ में आती बात, ऐसा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है, और अभी मैंने 2 लोगों को अर्थ कर दिया है, फर्स्ट को भी और थर्ड को भी, इनर को भी और आउटर को भी, दोनों को अर्थ कर दिया है। तो फिगर शोज 3 कंसेंट्रिक, ये हाईएस्ट डिफिकल्टी ऑर्डर का क्वेश्चन बना,
3 concentric conducting spherical shells with inner and outer shells earthed and the middle shell is now given a charge q. तो middle shell को हमने कोई चार्ज दे दिया है q. Find the charge distribution on the sphere. आपको केवल चार्जेस बताने हैं कि फर्स्ट पर कितना, सेकंड पर तो आपको पता ही है, और थर्ड पर कितना. ठीक है जी. अर्थ कर दिया है, देखो ध्यान से, अर्थ कर दिया है. तो अर्थ कर देने के बाद मान लेते हैं फर्स्ट वाले शेल पर चार्ज आ जाता है q1. ठीक है जी, q1, और ये थर्ड वाले पर चार्ज आ जाता है q2. तो Q1 और Q2 की वैल्यूज निकालनी है बेसिकली. क्या Q1 और Q2 की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन है. क्या क्या इक्वेशन है? फर्स्ट वाले शेल का पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. तो V1 फर्स्ट वाला जो शेल है उसका पोटेंशियल, चूंकि वो अर्थ है, क्या वो 0 होगा? और ऐसे ही क्या जो थर्ड वाला शेल है, क्या उसका भी पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि वो भी अर्थ है ना. हेंस एक एक करके हम दो इक्वेशन बनाते हैं. पहले इसके लिए बनाते हैं कि V1 की वैल्यू 0 है. हेंस Q1 की वजह से, इसका रेडियस है R, तो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा दैट इज KQ1 डिवाइडेड बाय R. देखते जाना ध्यान से, मैं कहां लिख रहा हूं, 1 पर पोटेंशियल लिख रहा हूं, है ना. अच्छा जी. अब ये जो स्मॉल q है उसकी वजह से यहां जो पोटेंशियल बनेगा वो होगा KQ डिवाइडेड बाय 2.5 R प्लस K इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू स्मॉल r. ये हो गया इसके कारण. और अब थर्ड के कारण, जिस पर चार्ज Q2 है, उसके कारण जो पोटेंशियल बनेगा वो होगा KQ2 डिवाइडेड बाय कितना, 3.5 R. और इन तीनों का सम टोटल इज इक्वल टू 0. ये बनी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है जी. ये इक्वेशन किससे बनाई मैंने? ये इक्वेशन बनाई मैंने V1 इज इक्वल टू 0 से. और अब मैं दूसरी इक्वेशन बना रहा हूं V3 इज इक्वल टू 0. तो V3 इज इक्वल टू 0 किया, हेंस इसका पोटेंशियल 0 कर दो. तो फिर 1 के कारण, 2 के कारण और 3 के कारण जब मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो इस शेल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, हेंस इस शेल 1 की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो होगा KQ1 डिवाइडेड बाय 3.5 R. ऐसे ही KQ डिवाइडेड बाय 3.5 R, और ऐसे ही KQ2 डिवाइडेड बाय 3.5 R. मैं तीनों टर्म लिख रहा हूं. तो KQ1 डिवाइडेड बाय 3.5 R, ये तो आया 1 वाले शेल का कंट्रीब्यूशन थर्ड वाले शेल के पोटेंशियल में. ऐसे ही सेकंड वाले शेल का कंट्रीब्यूशन थर्ड वाले शेल के पोटेंशियल में आया KQ डिवाइडेड बाय 3.5 R. और ऐसे ही तीसरा अपना खुद का कंट्रीब्यूशन आया KQ2 डिवाइडेड बाय 3.5 R एंड इज इक्वल टू 0. ये मैंने आपको लिख के जरूर बता दिया, अदरवाइज अगर आउटर वाले का पोटेंशियल 0 हो तो नेट चार्ज 0 हो तभी होता है, विच मींस Q1 प्लस Q प्लस Q2 शुड बी इक्वल टू 0. तो Q1 प्लस Q प्लस Q2 शुड बी इक्वल टू 0. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे? तो एक इक्वेशन तो ये है, और K बाय R और K बाय R को मैं कैंसिल कर दूं तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये है Q1 प्लस Q बाय 2.5 प्लस Q बाय 2.5 प्लस Q2 बाय 3.5 इज इक्वल टू 0. इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सुलझा के, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, कि हम Q1 और Q2 की वैल्यू बहुत मजे से Q के टर्म्स में निकाल सकते हैं. अगर हम निकाल लें तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा Q1 की वैल्यू आएगी -4Q बाय 25, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं निकालना. और ऐसे ही Q2 की वैल्यू आ जाएगी 21Q बाय 25. आप इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा. तो टिपिकली इस तरह के बहुत बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. IT पूछती है, मेंस में भी पूछे जाते हैं और नीट में भी पूछे जा सकते हैं. एक बॉडी को अर्थ कर दिया ऐसे, है ना भी. IT ने तो एडवांस में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे. आप अगर लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखें तो आपको दिखाई भी देगा. हेंस इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट इजी. ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर इस तरह के सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से अटैक करेंगे और बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में भर भर के नंबर लेकर आएंगे. तो मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस ट्रिक पर जरूर मिले, सो दैट आप दूसरे लोगों से कटिंग एज ले सकें. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी लर्निंग. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.